नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर को। और आज की वीडियो जो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं आपके DT+ जो है उनके द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था, ये TGT संस्कृत का 5 सितंबर 2021 को। तो उसको जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने आपके जो PGT वाले जो एग्ज़ाम हुए हैं वे हमने इनसे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किए थे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में TGT संस्कृत वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस एग्ज़ाम के अलावा अन्य जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो आपको अलग अलग जो भाग है ये देखने को मिलेंगे, जैसे 20-20 क्वेश्चनों का जो पार्ट है वो बनाया हुआ है। और पहले आपने एक भाग को ही कंप्लीट करना होगा, उसके बाद जो आप नेक्स्ट जो भाग है उस पर आप जा पाओगे। तो पहले एक भाग कंप्लीट होगा, वो सबमिट होगा, उसके बाद नेक्स्ट भाग पर आप जा पाओगे। ये नहीं है कि आप पहले सोचते हैं कि हम दूसरा भाग कर लें और पहले भाग पर बाद में आ जाएंगे। तो पहले आपने पहला वाला जो भाग है वही कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट भाग पर आओगे। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा जो संस्कृत वाला जो पार्ट है ये आ चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं 20 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 20-20 क्वेश्चनों का पार्ट बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर में जो आप करेक्ट वाला आंसर देख रहे हैं यही जो DT+ के द्वारा सही आंसर मान गया है। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सूर्योदय है इत्यस्मिन् पदे संधिः अस्ति। सूर्य उदय, सूर्य प्लस में उदय, सूर्य में अ और उ में ओ गुण हो जाता है। तो यही गुण संधि जो है यहाँ पर इसमें मानी गई है। तो सूर्य प्लस में उदय सूर्योदय है, किसका उदाहरण है? गुण संधि का यहाँ पर ये उदाहरण है। और दो दो क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर डबल डबल क्वेश्चन है। तो गुण संधि आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार में आपकी रिवीजन हो जाएगी, एक बार में आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यथेव, इसमें संधि विच्छेद है यथेव में। तो इसमें जो सही जो है कौन सा वाला रहेगा? जो ऑप्शन 2 में है यथेव, यथा प्लस में एव यथेव। और जिसके ऊपर दो मात्राएं होती है तो मतलब वृद्धि संधि उसमें हुई है। तो यथेव में कौन सी संधि है? यहाँ यथा प्लस में एव यथेव, वृद्धि संधि। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है तत् प्लस में चित्रम इत्यत्र का संधि अस्ति। इसमें संधि है कौन से वाली है? तत् प्लस में चित्रम। और स्तोषनाश्चु जो सूत्र है वो स्तुत्व करता है, तो स्तुत्व संधि का यहाँ पर ये उदाहरण है। तो तत् प्लस में चित्रम संधि कौन सी है? स्तुत्व संधि है इसमें, स्तोषनाश्चु सूत्र के द्वारा जो होती है। इसके बाद है कह प्लस में अयम, तो इसमें भी संधि होगी। तो कौन से वाली संधि होगी इसमें? और इसमें जो मानी गई है जो ऑप्शन 1 में आई है। तो कह विसर्ग जब विसर्गों को ओ हुआ है तो को प्लस में अयम को अयम, ये हर सौ आ जो इसमें होता है, को अयम यहाँ पर इसका रूप बनेगा। तो कह प्लस में अयम को अयम ऑप्शन हो जाएगा 1 वाला। इसके बाद है निर प्लस में रस है इत्यत्र संधि युक्त पदम भवति। तो निर प्लस में रस है, रूप कौन सा बनेगा? नीरस है। या फिर एग्जाम में आ जाता है और इसका संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है। तो संधि विच्छेद जब हम करेंगे निर प्लस में रस है, ये आपका संधि विच्छेद है। और संधि आ जाए तो नीरस है इसका रूप बनता है। तो कौन सा रूप बनेगा? ऑप्शन 3 वाला नीरस है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बाल कहा तत्र अतर्केन सूत्रेण विसर्ग से स्थाने स भवति। बाल कहा तत्र किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर विसर्ग के स्थान में सकार होगा? तो विसर्जन से सह एक सूत्र है जो क्या करेगा? आपको विसर्गों के स्थान में सकार करेगा। तो विसर्जन से सह।
रोरी ये रा को लोप करता है, हसी चासी वो होता है। तो विसर्ग जो करने वाला जो सूत्र है तो ये विसर्जनीय से सह सूत्र है। तो यहाँ पर विसर्गों के स्थान में स होगा विसर्जनीय से सह सूत्र के द्वारा। इसके बाद आ जाता है अधिहरि इत्यत्र समास होती। अधिहरि में समास है और देखते ही आप पहचान भी गए होंगे शुरू में जिसमें अवयव उपसर्ग होता है तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। तो अधि शुरू में आ गया है तो मतलब ये अव्ययभाव समास है। हरि की आदि शुरू तो अव्ययभाव समास। तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में न प्रथम न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है। और द्वंद्व इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो अधिहरि ही कौन सा समास है, इसमें अव्ययभाव है। इसके बाद है अष्टानाम अध्यानाम समारोह इत्यत्र समास होती। अष्टानाम अध्यानाम समारोह है 8 अध्याय का समूह। तो क्या होगा, अष्ट अध्यायी। अष्टानाम अध्यानाम समारोह है अष्टाध्यायी। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है अष्टाध्यायी किन के द्वारा रचित है, जो महर्षि पाणिनि मुनि है। 8 अध्याय है इसमें तो अष्टाध्यायी। अष्टानाम अध्यानाम समारोह है और समास द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर अष्टानाम अध्यानाम समारोह है अष्टाध्यायी, जहाँ पर शुरू में संख्या दी गई हो तो द्विगु समास। इसके बाद है घनश्याम है। घनश्याम में समास है, कौन से वाला समास है, घन इव श्याम है, घनश्याम है तो कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 वाला। तो घनश्याम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। घन इव श्याम है, घनश्याम है। इसके बाद आ जाता है पितरौ इत्यत्र विग्रह भवति। पितरौ का विग्रह कौन सा होगा, कौन सा वाला यहाँ पर समास है। पितरौ जो है यहाँ पर इसकी बात करें तो ऑप्शन 3 वाला रहेगा, माता च पिता च और पितरौ। तो उसका उदाहरण है पितरौ का माता च पिता च। समास कौन सा है, द्वंद्व समास है, इसमें द्वंद्व समास। इसके 3 भेद हैं, एक शेष समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तो एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है ये, अगर ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, पितरौ जिसमें अकेला शेष रहता है। तो पितरौ का विग्रह कौन सा होगा, माता च पिता च। इसके बाद है चक्कर पाणी है। यहाँ पर समास कौन सा है, चक्कर है हाथ में जिनके ऐसा कोई व्यक्ति। तो जहाँ पर न प्रथम न पूर्व न प्रथम न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान हो तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चक्कर में चक्र को हाथ में धारण करने वाले। तो कौन करते हैं, भगवान विष्णु श्री कृष्ण यही करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बहुव्रीहि समास। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा चक्षुहीन है इत्यस्य विग्रह भवति। चक्षुहीन में विग्रह होगा, कौन सा विग्रह बनेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, चक्षुभ्याम हीन है, चक्षु से हीन, आंखों से रहित। तो चक्षुहीन में कौन सा विग्रह बनेगा, चक्षुभ्याम हीन है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में जाता है न उपयोगी इत्यस्य समासः भवति। तो न उपयोगी में समास है, कौन सा है, तो जैसे आपने अभ्रमण न भ्रमण है ये वाले रूप पढ़े होंगे, अभ्रमण न भ्रमण है, न तत्पुरुष समास वाले। तो सेम उदाहरण है, तो न उपयोगी अनुपयोगी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट में है न उपयोगी, इसमें समास होगा कौन सा, अनुपयोगी। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत कारकाणि कति विधानि। संस्कृत जो इसमें कारक हैं तो कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत जो है कारकों की संख्या इसमें 6 मानी गई है, क्योंकि जो आपका संबंध कारक है इसको कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो 6 कारक हैं। तो संस्कृत में कितने कारक हैं, षड्विधम अर्थात 6 कारक हैं। इसके बाद है क्रियाएं संपादक कथ्यते। क्रिया के संपादन करने वाले को कहेंगे। तो क्रिया संपादक है कर्ता कारक है, तो कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक। तो कौन सा हो जाएगा, क्रिया संपादक है कर्ता कारक। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ध्रुवम अपाय अपदानम इत्यत्र अपाय नाम किम अस्ति। ये जो अपाय है यह होता है, तो यहाँ से तो आप समझ ही गए होंगे, अपदान कारक पंचमी विभक्ति में बनता है। तो अपाय का मतलब वियोग
वियोग अलग होने अर्थ में जो इनका प्रयोग होता है प्रधान कारक, तो अपाय मतलब श्लेष वियोग होना, ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो यहाँ पर अपाय मतलब विश्लेषण है, वियोग है। नेक्स्ट जो आ जाता है क्रियाधारण कारकम कथ्यते, क्रिया के आधार को कहेंगे, कौन सा कारक कहेंगे, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 3 वाला अधिकरण कारक। और इसके भी भेद भी जा कई बार आते हैं एग्जाम, से पहले वाले एग्जाम जो हुए थे उसमें जब पूछे गए थे तो 3 भेद होते हैं इसके अधिकरण कारक के, औपश्लेषिक, विशेषिक और अभिव्यापक। तो क्रियाधारण कारकम, अधिकरण कारकम। नेक्स्ट आ जाता है नमः इत्यस्मिन् योगे का विभक्ति भवति, नमः के योग में विभक्ति होगी। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, और इसमें है ऑप्शन 2 वाला। तो नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा लंब सट जो है इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद है भलीम भिक्षते वसुधाम इत्यस्मिन् क्रम संज्ञा केनचुतेन भवति। तो यहाँ पर जो क्रम संज्ञा होगी, जो अकतम चा जो सूत्र है जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती है, तो ये उसी में से है। दुहु, याचपच, दंडसी, ब्रूसा, जीमत, मुसनिही, ग्रीव है। तो इस प्रकार की 16 धातुएं इसमें इसके अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 वाला अकथितम च। तो बलिम भिक्षते वसुधाम इत्यस्मिन् कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति, अकथितम च जो सूत्र है इसके द्वारा। इसके बाद है जनु कर्तुः प्रकृति इति सूत्रेण विभक्ति ही प्रयुज्यते, द्वितीय, तृतीय, सप्तमी या पंचमी विभक्ति। जनु कर्तुः प्रकृति है, तो इसके योग में विभक्ति है, कौन सी है, तो इसमें पंचमी विभक्ति रहेगी, जनु कर्तुः प्रकृति ही। तो कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, पंचमी विभक्ति। तो ये पहला पार्ट था, 20 क्वेश्चन थे इसमें। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन है इसमें। तो इस प्रकार से पार्ट बनाए हुए हैं। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर हमारा पढ़ धातु से। तो पढ़ धातु है पढ़ने अर्थ में, तो सत्री प्रत्यय सती स्त्रीलिंग किम रूप भवति। तो पढ़ धातु में जब हम सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा, तो कौन सा रूप बनेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है। तो पठंती जो है ये आपका बनेगा, पठन जैसे सत्री में बनेगा, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में पठंती होता है, पठत, पठन, पठंती। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, तो पढ़ धातु का जब हम सत्री और स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, पठंती जो है रूप यहाँ पर ये बनता है। नेक्स्ट आ जाता है वच धातु है, और जब हम इसमें कत प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा, वच बोलने अर्थ में है, और कत प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो इसमें उक्तम रूप बनेगा। संप्रसारण होता है जैसे इको या उकोवा, तो उक्तम जा इसका बनता है। वच धातु में जब हम कत प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा, उक्तम। नेक्स्ट आ जाता है अधि ई और लैप इत्यस्य संयोग है भवति। अधि ई और लैप होने पर इसका संयोग होगा, तो कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर, अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु और लैप प्रत्यय। और तो अधि ई और लैप इस संयोग होती, तो इसका बनेगा ऑप्शन 1 वाला। तो अधित्य जो यहाँ पर बनता है, और ये जो लय प्रत्यय इसकी पहचान यही है, शुरू में इसमें अवयव उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा। तो अधित्य जो है रूप इसका बनेगा। तो कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर, अधि लय होने पर, तो अधित्य जो है ये रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है राजा प्रजा प्रत्यनेन पाल और अन्य अतर कोष्टक प्रदस्य प्रकृति प्रत्यय संयोज्य उचित उत्तरम चिन्होत। तो प्रकृति प्रत्यय का योग करके जो आपने बनाया है, जैसे पाल और अन्य है, तो ये तो वैसे दे दिया गया है यहाँ पर। तो ये पाल और अन्यर का बनाना है आपने, कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर, तो अन्यर का अन्य शेष बचता है, रा का लोप हो जाएगा। तो पाल धातु और अन्यर होने पर पालनीय रूप बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 वाला। तो पाल और अन्यर होने पर कौन सा रूप बनेगा, पालनीय। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में छात्री गुरु नाम वचनानि सदैव श्रोतव्यानि अतर कोष्टक प्रदत्तस्य प्रकृति प्रत्यय विभज्य उचित उत्तरम चिन्होत। तो श्रोतव्यान यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपने बताना है कौन सा प्रकृति प्रत्यय इसमें लगा है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो श्रु धातु है शून्य अर्थ में, और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है।
तो श्रु धातु और तव्यत प्रत्यय, तो श्रुतव्यानी जो है यहाँ पर इसका बनेगा ये। तो श्रुतव्यानी में बनेगा श्रु धातु और तव्यत प्रत्यय होने पर। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है सुस धातु। सुस धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। पुल्लिंग होने पर इसका कौन सा रूप बनेगा? सुस धातु और कत्वतु प्रत्यय के होने पर। तो कत्वतु का जो रूप बनेगा यहाँ पर शुष्कवान जो है ये बनेगा, सुस धातु और कत्वतु प्रत्यय। और क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग, जहाँ पुल्लिंग में पूछा गया है, स्त्रीलिंग अलग है, नपुंसकलिंग अलग है, तो पुल्लिंग जो है इसमें शुष्कवान जो है रूप ये माना गया है। तो शुष्क धातु कत्वतु और पुल्लिंग होने पर कौन सा बनेगा? शुष्कवान जो है रूप ये बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है नी धातु है, ल्यूट लकार है, और इसका रूप कौन सा बनेगा? नी धातु ल्यूट प्रत्यय के होने पर। तो ल्यूट जो है, ल्यूट में यू शेष बचेगा, यू का अन हो जाता है, तो नयनम जा रूप यहाँ पर बनेगा ये। तो नी धातु और ल्यूट प्रत्यय के होने पर नयनम रूप बनेगा। तो कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर? जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, नयनम। इसके बाद है दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है। देखने अर्थ में धातु है दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय। तुमुन का जो है तुम शेष बचता है, तुम शेष बचता है इसका। और कौन सा रूप बनेगा? तो द्रष्टुम जा रूप यहाँ पर हो जाएगा। दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय के होने पर द्रष्टुम रूप बनेगा। तो कौन सा रूप बनेगा? द्रष्टुम, जो ऑप्शन 2 में आया है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है जीर्ण है। इत्यत्र का प्रत्यय है, कथ है, सत्री है, तव्यत है या तुमुन प्रत्यय है। तो जीर्ण है जो है, जीर्ण है, छिन्न, छिन्न, भिन्न है, तो इन सभी में क्या है? कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा प्रत्यय का? कत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 वाला। छिन्न, भिन्न, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। छि धातु कत प्रत्यय होने पर छिन्न बनता है, भी धातु का है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। इसके बाद आ जाता है सत्री सानचो इत्यन्यो का संज्ञा भवति। सत्री और सानच होने पर एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता भी है ये। तो सत्री सानच होने पर कौन सी संज्ञा होगी? तो सत संज्ञा होती है। जैसे कत कत्वतु से निष्ठा संज्ञा होती है, तो इसी प्रकार से सत्री सानचो प्रथमा समानाधिकरणे सत संज्ञा होती है सत्री सानच प्रत्ययों में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 वाला, सत संज्ञा। इसके बाद है यत पदम। यत पदम परिवर्तितम न भवति तद अव्ययम इति अव्यलक्षणम एतेषु एतासु कस्मिन् पूर्णतया समघटते। यत पदम परिवर्तितम न भवति तद अव्ययम इति अव्यलक्षणम एतेषु एतासु कस्मिन् पूर्णतया समघटते। तो जो ऑप्शन 4 में आए हैं, तो सर्व लिंग वचन विभक्तिषु, सभी लिंग वचन और विभक्तियों में। तो यत पदम परिवर्तितम न भवति मतलब जिसमें किसी भी लिंग विभक्ति वचन के कारण कोई परिवर्तन न हो तो उसे अव्यय कहा जाता है, उसे कहा जाएगा अव्यय जिसका। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 वाला, सभी लिंग वचन विभक्ति में कोई परिवर्तन जिसमें न हो। इसके बाद है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में उचित तेन अव्ययन रिक्त स्थानम पूजयन्तु। सही जो अव्यय है उसके द्वारा आपने इसको फिल करना है। वयम नाटकम पश्यामः है, तो अहम, अवाम, वयम बहुवचन में है, उत्तम बहुवचन में, और फिर ऐसे ही पश्यामः है। तो यहाँ पर वयम नाटकम पश्यामः है, हम नाटक को देखेंगे। अब ये है मतलब जो बीता हुआ कल है, स्वह आने वाला कल है, अद्य मतलब आज, परसों परसों, तो अद्य मतलब आज, वयम अद्य नाटकम पश्यामः, आज हम नाटक देखेंगे। तो यही इसका बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वयम अद्य नाटकम पश्यामः है, ऑप्शन 3 वाला। इसके बाद है उचित विकल्पेन रिक्त स्थानम पूजयन्तु। सही विकल्प के द्वारा अपने रिक्त स्थान जो उसको फिल करना है। अस्य वर्ण है कृष्ण, कृष्ण है, कर्म में अपि कृष्ण में है। इसका रंग तो काला है ही, इसके काम भी काले हैं, इसके कर्म भी काले हैं। तो क्या आएगा? अस्य वर्ण है अपि भी, अस्य वर्ण है अपि कृष्ण, इसका रंग भी काला है और इसके जो काम हैं वे भी काले हैं। तो तत्तर वहाँ, कदापि, कभी भी, अपि भी, ए भी, तो यही जो इसमें सही आएगा भी, क्योंकि इसका रंग भी काला है और इसके काम भी काले हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 वाला, अपि जो इसका यहाँ पर हो जाएगा।
इसके बाद है उचित अव्यपदेन स्थानं पूरयन्तु। तो यथोचितम क्रियताम राजा आदेशम श्रुत्वा सर्वे कपयः अचिंत्यन्। तो यथोचितम क्रियताम, जैसा सही लगता है वैसे कीजिए। राजा के आदेश को सुनकर सभी जो कवि हैं वो कवि जो है वे सोचने लगे। इति वृथा पूरा या शनै, शनै मतलब धीरे धीरे, पूरा पहले, वृथा बेकार, इति इस प्रकार से। तो यथोचितम क्रियताम इति राजादेशम श्रुत्वा, इस प्रकार के राजा के आदेश को सुनकर सभी जो कवि सोचने लग जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? इति। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन एक वाला। इसके बाद है उचित पदे रिक्त स्थान पूरयन्तु। तो यहाँ पर भी रिक्त स्थान ही फिल करना है। सह बाल्यात् डैश वृद्ध उपसेवी विनयशीलः च अस्ति। सह बाल्यात् वृद्ध उपसेवी और विनयशीलः च अस्ति। तो सह बाल्यात् एव, वह बाल्यकाल से ही, मतलब बचपन से ही, अभी भी, पूरा पहले, इति इस प्रकार। तो एव ही, वह बाल्यकाल से ही, वृद्ध उपसेवी मतलब जो बड़े हैं, बूढ़े जो व्यक्ति हैं उनकी सेवा करने वाला, और विनयशील थे। तो विनयशील है मतलब उनकी, कह सकते हैं कि वो बचपन से ही जो अच्छे काम परोपकार करने वाले हैं, जो वृद्ध व्यक्ति है उनकी सेवा करने वाले हैं। तो एव यहाँ पर इसका रहेगा। स बाल्यात् एव वृद्ध उपसेवी विनयशील च अस्ति। इसके बाद है उचित अव्यपदेन रिक्त स्थानं पूरयन्तु। डैश सह तस्य आवरणम् अपसारयति। डैश एव एकं भयंकरं विस्तरं पश्यति। अत्र तत्र यथा तथा यदा तदा। डैश सह तस्य आवरणम् अपसारयति। यदा जब, सह तस्य आवरणम् अपसारयति जब वह उसके ऊपर का आवरण मतलब खुला कर देता है, उगाड़ देता है। तदा एव एकम भयंकर विस्तरम पश्यति, तभी जब वह एक भयंकर जो सांप को देखता है। विस्तरम मतलब सांप को, जैसे सांप है किसी वस्तु के नीचे दबा हुआ है और उसके ऊपर से जब आप किसी वस्तु को उठा देते हैं तो उसके अंदर की जो वस्तु है वो दिखाई देने लग जाती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 वाला। यदः स तस्य आवरणम् अपसारयति, वह जब ही उसके ऊपर की कोई वस्तु को हटाता है तभी जब वहाँ पर एक भयंकर सांप दिखाई देता है। तो यही इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला। यदः स तस्य आवरणम् अपसारयति तदा एव एकं भयंकर विस्तरं पश्यति। इसके बाद है उचित अव्यपदेन रिक्त स्थानं पूरयन्तु। जैसे है यहाँ पर पश्य है, मालाकार है खनित्रेण भूमि खनति बीजम च वप्ति। कि पश्चात देखो, अत्तर मालाकार है खनित्रेण भूमि खनति। यहाँ पर जो मालाकार जो है वो भूमि को खोदता है और बीजों को बोता है। मतलब किसान से लगा लो या कोई भी व्यक्ति है जो भूमि खोद रहा है। तो तथापि फिर भी अत्तर यहाँ च और ई भी, तो यही इसका हो जाएगा। पश्चात देखो, अत्तर यहाँ मालाकार है खनित्रेण भूमि खनति और बीजम च वप्ति। तो हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला अत्तर। नेक्स्ट आ जाता है राम शब्द से तृतीय एकवचन रूपम भवति। राम शब्द रूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप संस्कृति प्रारंभ करते हैं तभी से रूप चल जाते हैं, राम, लता, बालक, इनके वाले। तो अकारांत रूप है यहाँ पर ये। और तृतीय एकवचन में जब हम इसका रूप बनाएंगे तो ऑप्शन 3 वाला बनेगा। तो रामायण जो है यही इसका बनता है। तो राम शब्द का तृतीय एकवचन में कौन सा बनेगा? रामायण। इसके बाद है हरि शब्द का जब हम सप्तमी एकवचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? ये इकारांत रूप है। तो हरव जो है यही आपका सप्तमी एकवचन में बनता है। तो हरि का कौन सा बनेगा? हरव, यही सप्तमी एकवचन का रूप बनता है। इसी प्रकार से रमा है। रमा क्या है? अकारांत रूप है, लता का है, रमा का है। तो जब हम चतुर्थी एकवचन में रूप बनाएंगे तो लतायई हो बनता है, जैसे ऐसे रमायई बनता है चतुर्थी एकवचन में। तो रमा का चतुर्थी एकवचन में कौन सा रूप बनेगा? रमायई। ऑप्शन हो जाएगा 2 वाला। तो इस प्रकार से दूसरा पार्ट था। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो इसमें तीसरा पार्ट आ जाता है, और यहाँ पर भी क्वेश्चनों की संख्या आपको 20 जो है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर नदी शब्द है। नदी दीर्घ इकारांत रूप है नदी का। नदी शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा? तो आसानी से पहचान कर सकते हैं आप, जैसे रमानाम होता है, रामानाम। तो ये जो अनाम है, अनाम हो या कहीं पर नाम हो, तो ये आपको षष्ठी बहुवचन में ही देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर ये दीर्घ इकारांत है, तो यहाँ पर नाम जैसा बनेगा, नदी नाम। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 वाला, षष्ठी बहुवचन में। इसके बाद है पत्र शब्दस्य द्वितीय बहुवचने किम रूपम भवति, पत्र का। तो ये नपुंसकलिंग जो होते हैं उनमें आ जाते हैं। जैसे आपका फल का रूप है, फलम फले फलानी, ऐसे ही पत्र को हो जाएगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ऐसे ही फलम फले फलानी, पत्र पत्रम पत्राणी। तो यही हो जाएगा इसका पत्राणी। तो पत्रम पत्रे पत्राणी, ऑप्शन 2 वाला, फलम फले फलानी होता है जैसे। इसके बाद वाच है। वाच शब्द का जब हम प्रथम बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप बनेगा इसका? वाच्य है वाचा, वाक या वाचा। तो वाच का प्रथमा और बहुवचन का, तो ऑप्शन 1 वाला बनेगा, वाच्य है। तो कौन सा बनेगा? वाच्य है। इसके बाद है पथिन। पथिन जो है रास्ता कह देते हैं जिसका मतलब, तो इसका द्वितीय बहुवचन का रूप कौन से वाला बनेगा? तो पंथा, पंथान और पंथान है, यही धातु है। तो जब हम द्वितीय बहुवचन में इसका बनाएंगे तो पथ है जाए रूप इसका बनेगा। तो कौन सा बनेगा? पथ है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 वाला। इसके बाद है विद्वस। विद्वस मतलब विद्वान। इसका जब हम पंचमी एकवचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा विद्वान का? तो इसका बनेगा जो ऑप्शन 2 माया है, विदुष है। तो यही बनेगा पंचमी एकवचन में। तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन 2 वाला, विदुष है। इसके बाद है अस्मद शब्द रूप। यह अस्मद शब्द रूप में से है। अस्मद, अहम, अवामयम, युष्मद, तवम, युवाम, युवम, सर्वनाम शब्द है सारे। तो चतुर्थ एकवचन में जब हम इसका रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन 1 वाला, मह्यम जाए बनता है इसका चतुर्थी एकवचन में, अस्मद शब्द रूप में। तो कौन सा बनेगा? मह्यम। इसके बाद है युष्मद। ये आपका युष्मद शब्द रूप है, तो हम युवाम युयम वाला। तो इसका सप्तमी बहुवचन का रूप पूछा गया है। सप्तमी बहुवचन में जब हम बनाएंगे तो युष्मासु जाइए बनेगा। तो सप्तमी बहुवचन में कौन सा बनेगा? युष्मासु। जैसे इसकी भी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे रामेशु बनाते हैं हम, तो ये सु है, या तो आपको ये वाला सु देखने को मिलेगा या ये वाला सु देखने को मिलेगा। तो सप्तमी का जो बहुवचन होता है उसमें आता है ये वाला। इसके बाद आ जाता है चतुर शब्द से षष्ठी विभक्तो रूपम भवति। चतुर शब्द का षष्ठी विभक्ति में जब हम रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? चतुर नाम। तो यही बनेगा। चतवार है ये एक वचन वाला जो होता है उसमें चल जाता है। तो षष्ठी बहुवचन का पूछा गया था, तो चतुर नाम जाए बनेगा। जैसे राम नाम होता है, तो षष्ठी विभक्ति में कौन सा बनेगा? ऑप्शन 3 वाला, चतुर्नाम। इसके बाद है सस शब्द। सस शब्द का जब हम द्वितीय विभक्ति में रूप बनाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा? तो ये है ऑप्शन 2 वाला, सठ जा इसका बनेगा द्वितीय विभक्ति में। तो कौन सा रूप बनेगा? ऑप्शन 2 वाला, सठ। इसके बाद है कोष्टक कोष्ठगत शब्द उचित रूपम निर्माय रिक्त स्थानम पूर्यंतु। तो कोष्ठक से उचित शब्द लेकर आपने सही जगह इसको फिल करना है। जैसे बालिकाः विद्यालयम गच्छन्ति, तो त्रि है, क्योंकि त्रि के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में बनते हैं। तो यहाँ पर लड़कियाँ हैं तो लड़के वाला ही आपने बनाना है। और जो तीसरा है ये आपका स्त्रीलिंग में बनता है, तो यही इसका बन जाएगा। तीसरा है बालिकाः विद्यालयम गच्छन्ति, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे चतस्र है होता है वो लड़कों के लिए होता है, सॉरी ये जो 4 मतलब वो है वो भी स्त्रीलिंग के लिए ही। अगर चतवारा होता तो फिर ये उसमें होता पुल्लिंग में। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग था, तो जैसे त्रय है पुल्लिंग में है, ये नपुंसकलिंग हो गया, तो ये स्त्रीलिंग है। तो त्रि का जब हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो तीसरा है ये बनेगा। इसके बाद है यहाँ पर भी स्थानीय फिल करना है, अष्टम दिया गया है। कक्षायाम छात्राः सन्ति, तो बहुवचन में है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? छात्राः, कक्षा में छात्र हैं, तो क्या बनेगा इसका? अष्टौ, कक्षायाम अष्टौ छात्राः सन्ति।
इसके बाद है कक्षायां छात्राः सन्ति, क्या हो जाएगा अष्टौ। नेक्स्ट है द्वि शब्दस्य पूर्ण संख्या स्त्रीलिंगे भवति। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में आया है, दो जो है, दो का स्त्रीलिंग में कौन सा रूप बनेगा, तो इसका बनेगा द्वितीया। तो यही बनता है इसका स्त्रीलिंग में। तो द्वि का स्त्रीलिंग में कौन सा रूप बनेगा, द्वितीय जो है ये रूप यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है हन धातु। हन धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। तो हन हिंसगत्य धातु है मान्यार्थ में। तो जब हम इसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनाते हैं तो जही इसका रूप बनता है। हंतु हतम घनंतु जही हतम हत नानी हनाव हनाव। तो जही जो है ये इसका रूप बनता है मध्यम एक वचन में। तो हन धातु का मध्यम एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, जही जो है ये रूप बनता है। इसके बाद है क्रिय धातु का, जब हम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, क्रिय धातु है कर्णार्थ में। और लट लकार में है मध्यम पुरुष एक वचन में, तो क्रोशी जो है रूप इसका बनेगा मध्यम एक वचन में। तो कौन सा बनेगा, क्रोशी। इसके बाद है क्रिय धातु। क्रिय धातु है विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो क्रिय का जब हम विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कृणि हूँ या ये रूप बनता है। तो कौन सा बनेगा, कृणि हूँ। तो क्रिय धातु विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में प्रथम पुरुष बहुवचन में कृणि हूँ बनेगा। इसके बाद है दा धातु देने अर्थ में। लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में इसका कौन सा रूप बनता है, दा धातु का। तो इसका बनेगा जो ऑप्शन 1 में दिया है, प्रथम पुरुष और बहुवचन में आया है यहाँ पर, तो ददती जो है इसका बनेगा। तो दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, तो ददती जो है ये रूप इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है अस धातु। अस धातु है लंग लकार है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। तो अस धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, तो लंग लकार में है यहाँ पर भूतकाल जो होता है और उत्तम पुरुष के बहुवचन में तो आसम जाए इसका बनेगा। तो और ये आप याद रखेगा, जैसे ये हर्षव है यहाँ पर पूरा है, तो क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर भूल जाते हैं कि यहाँ पर पूरा आना चाहिए था, याद आना चाहिए था। तो इस चीज़ का आप सभी में ध्यान रखिएगा, चाहे इसमें आपका आस का है या कोई अन्य रूप है, तो आसम जाए बनता है। इसके बाद पच धातु पुकाने अर्थ में और लेट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में जब हम इसका रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, पच धातु का। और लेट लकार भविष्यत काल में तो पक्षंती जो है यहाँ पर इसका बनेगा। तो पच धातु लेट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, पक्षंती, ये वाला रूप इसका बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है ये श्लोक है एक, वागार्थी संपृक्त वागार्थ प्रतिपत्ति जगता है पितृवंदे पार्वती परमेश्वर इत्यत्र किम छंद है। यहाँ पर इसमें छंद कौन सा है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनकी स्तुति की गई है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था कहाँ से लिया गया है। तो रघुवंश महाकाव्य में से लिया गया है, भगवान शिव और पार्वती की स्तुति से की गई थी। अब इसमें छंद पूछा गया है तो छंद इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो कौन सा छंद है यहाँ पर, अनुष्टुप जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में भी श्लोक है और इसमें भी छंद ही पूछा गया है। छंद से अलंकार से इनसे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो निंदंतु नीति निपुणः यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी ही समाविष्टु गच्छन्तु वा यथेष्टम इत्यत्र किम छंद है प्रयुक्तम। तो इसमें कौन सा छंद है, और छंद है इसमें वसंत तिलक है, उक्ता वसंत तिलक का तब जगह हुआ है, ये इसका लक्षण होता है। जैसे वसंत को होता है जाता हो तो वसंतम उदरितम जरो। तो इसमें कौन सा है, इसमें है वसंत तिलक का छंद, ऑप्शन हो जाएगा वाला। तो इस प्रकार से ये भाग था और उसके बाद जो हमारा भाग 4 आ जाता है और यहाँ पर भी जो क्वेश्चनों की संख्या आपको 20 जो है ये देखने को मिलेगी। तो 20-20 का पार्ट बनाया हुआ है। अब यहाँ पर आया है निम्नलिखितेषु श्लोक पदेषु वसंत छंदः अस्ति। तो जैसे ये है इनमें बताना है अपने वसंत छंद। तो भवन्ति नम्रः तर्वय फल उद्गमयि, तो ये इसमें ही वसंत छंद का प्रयोग हुआ है। जाता हो तो वसंतम उदरितम चलो भवन्ति नम्रः तर्वय फल उद्गमयि, कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं जब उनके ऊपर फल आते हैं तो वो झुक जाते हैं। इसी प्रकार से
जो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, अगर उनके पास विद्या आ जाती है या धन आ जाता है तब भी वे नम्र ही बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे एक सूखा पेड़ होता है, अगर उनको झुकाने की कोशिश करते हैं तो टूट जाता है। तो परोपकार जो है उस परोपकार के बारे में आता है ये वाला श्लोक। तो यहाँ पर इसमें छंद जो ऑप्शन ए का है, भवंती नम्रः तर्वयः फल उद्गमयः। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है, यहाँ पर भी श्लोक ही है। पातु न प्रथमे सेवति जलम युष्मासु अपितेषु या न दत्ते है प्रियमनु नापि भवताम स्नेहनीय पल्लवम। अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से आया है चौथे अंक में से, कि वह जो शकुंतला तुम्हें जल पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, आज वह अपने पति के घर को जाने वाली है, सभी से जाने की आज्ञा दे। इस प्रकार का श्लोक आता है उसमें। तो यहाँ पर अब इसमें छंद पूछ रहा है, छंद कौन सा है, तो शार्दूल विक्रीडित छंद का यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। तो शार्दूल विक्रीडित छंद होगा इसमें। तो कौन सा छंद है, शार्दूल विक्रीडित। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है यहाँ पर, इसमें भी श्लोक ही आया है। या सृष्टि सृष्टि आद्या वहति विधि हुतम या हवि च होत्री ये द्वे कालम विदितः श्रुति विषय गुण या स्थिता व्याप्य विश्वम इत्यत्र किम छंद है। तो यहाँ पर इसमें छंद आया है, और छंद कौन सा है, जो ऑप्शन एक में आया है, अर्थात जो स्नग्धरा जो छंद है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो कौन सा है, इसमें स्नग्धरा जो छंद है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है। इसके बाद है अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगाति राजा है। तो पर्वतों के राजा जो उनके बारे में है कि उत्तर दिशा में है। तो इसमें छंद है, तो इसमें कौन सा छंद आता है, इसमें है उपजाति छंद, और ये उपजाति जो है इंद्र और उपेंद्र वज्र इनका मिश्रण होता है उपजाति छंद। तो उपजाति छंद का लक्षण है। तो कौन सा छंद है इसमें, उपजाति छंद। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, श्लोक में भी ये आपका अलंकार में आता है बहुत ज़्यादा। 9++1 पुनः सपूट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम लोकित सैस्वल्पिम सुरभिम सुनभरई। इस प्रकार का श्लोक आता है। और अलंकार कौन सा है इसमें, तो इसमें है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार का उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर, यमक अलंकार। इसके बाद है कमलम इव मुखम मृग्यम एतत् इत्यत्र का अलंकार है। इव कमल के समान मुख, तो कौन सा है, उपमा की गई है, तो उपमा अलंकार यहाँ पर इसमें हो जाएगा। तो उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। इसके बाद है लिंप तीव्रता मंगनी वर्षिति वचनम नभः शतपुरुष दृष्टि फिलताम कथा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्लोक आता है एग्जाम में, मतलब अलंकार आता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। संभावना में उत्प्रेक्षा प्रकृति से स्मेलित, तो ये उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका उदाहरण है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, चाहे इसमें आपका DT+B वाला है या कोई अन्य है, तो बहुत ज़्यादा आते हैं ये। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में भी यहाँ पर श्लोक ही आया है। पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम उपदेशे मूर्खनाम प्रकोपाय न शांति है। तो यहाँ पर जो मूर्ख व्यक्ति जो थे उनके बारे में बताया गया था इसमें, कि जैसे मूर्ख व्यक्ति होते हैं, अगर आप उन्हें समझाते हैं तो आप उनके क्रोध को ही और बढ़ाते हैं। जैसे ये सांप है, अगर आप सांप को दूध पिलाते हैं तो उनके आप जो जहर है उसको ही और बढ़ा रहे हैं, न कि उसको कम कर रहे हैं। तो पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम उपदेशे मूर्खनाम प्रकोपाय न शांति। तो मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उन्हें उपदेश देने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उन्हें सुननी तो किसी की है नहीं, और बल्कि वे क्रोध ही करेंगे। तो इस प्रकार का अलंकार है। तो अर्थांतर न्यास का प्रयोग हुआ है इस अलंकार में। तो कौन सा अलंकार आया है यहाँ पर, अर्थांतर न्यास अलंकार। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है पृथु कातस्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम दिवा विस्तृत गहनम संप्रति समायु हो सदनम। तो इसमें भी अलंकार है। अलंकार कौन से वाला है इसमें, और इसमें है श्लेष अलंकार। जहाँ पर एक ही शब्द हो और उसके अर्थ दो ज़्यादा हो, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। तो कौन सा इसमें, श्लेष अलंकार।
इसके बाद है अपसराय घन सारम कुरु हारम दूर एव किम कमलई अलम मलमालम मृणालर इति विदुति दिवानिशम बला। तो इसमें भी यहाँ पर अलंकार है। अब सारे घनसारम कुरु हारम दूर एव किम कमलाई। तो कौन सा है इसमें? एक ही वर्ड जहाँ पर एक ही शब्द बहुत बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास है सब समय वैसे में आपकी समस्या, तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार। इसके बाद है दास्य कृतागसी भवेत उचितम प्रभु नाम पाद प्रहारम इति सुंदरी न अस्मि दुए उद्यत कठोर पुलंकार अंकुर कंटकैर। तो ये श्लोक है और इसमें अलंकार है। तो कौन सा इसमें? इसमें आया है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार जो है उसका उदाहरण है दास्य कृतागसी भवेत उचितम प्रभु नाम पाद प्रहारम इति सुंदरी नास्मि हुए। तो रूपक अलंकार है। तद्रूप का मैं भेदो या उपमानक में हो, इसका लक्षण है। इसके बाद है वागार्थी संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति इति मंगलाचरणम कस्य ग्रंथस्य अस्ति। जैसे कि अब ऊपर क्वेश्चन आया था, इसमें बात की थी। तो मंगलाचरण है और रघुवंश महाकाव्य में आपको देखने को मिलेगा ये। तो स्तुति इसमें भुवनशिव और पार्वती की हुई थी, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। तो मंगलाचरण है किसका? रघुवंश महाकाव्य का। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे सलाक विप्रिय है इति श्लोके कस्य राज्य है वर्णनमस्ति। तो ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे सलाक विप्रिय है। तो दिलीपस्य राजहो वैश्वत्मन है रामस्य। तो यहाँ पर जो राजा के बारे में वर्णन हुआ है दिलीप के, तो यहाँ पर ऑप्शन से आप समझ गए होंगे रघुवंश महाकाव्य में से ये लिया गया है। तो दिलीपस्य, तो किन राजा के बारे में वर्णन है यहाँ पर? राजा दिलीपस्य है। इसके बाद है कव सूर्य प्रभव से कव विषयमति ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका संबंध भी रघुवंश महाकाव्य से है। तो कहाँ से लिया गया है? रघुवंश महाकाव्य से, जिसमें 31 राजाओं का वर्णन हुआ है। 19 जो है आपको इसमें सरक देखने को मिलेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट श्लोक में है शैश्वी अभ्यस्त विद्यानाम यौवने वैशेषणाम वार्धक्य मनोवृत्ति नाम योगनांते तनुज्याम। तो ये जो श्लोक है इसमें वर्णन है। तो किन के बारे में है इसमें वर्णन? और यहाँ पर जो इसमें वर्णन हुआ है रघुकुल के राजा जो हुए हैं, 31 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन है इसमें। तो रघुकुल राजा, तो किन का वर्णन है इसमें? रघुकुल राज्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में है प्रजाम भूत्यर्थम स ताभ्य बलिम अगृहित अस्य श्लोकांश शुद्ध अनुवाद हस्ति। तो इसका शुद्ध अनुवाद कौन से वाला है? प्रजनाम भूत्यर्थम स ताभ्य बलिम अगृहित। तो इसका जो सही जो इनमें अनुवाद हिंदी जो इसकी बनेगी जो ऑप्शन 2 में है कि वह राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेता था है। बलिम अगृहित कि वह राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए उनसे कर लेता था। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये भी करके आया कि वह प्रजा कल्याण के लिए उनसे बलि ग्रहण करता था। तो क्योंकि बलि में अग्रहित यहाँ पर हो सकता है 99% लोग जो है ऐसे ही करके आएंगे। तो इसका अर्थ यहाँ पर कर से लिया गया है कि वह राजा दिलीप प्रजाओं और कल्याण के लिए उनसे कर लेता था। इसके बाद यहाँ पर इसका सही अनुवाद कौन सा है? ऑप्शन 2 वाला। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर पता नहीं लगता है, क्योंकि बलि यहाँ पर तो इसमें बलि है, यहाँ पर कर है। कर का मतलब टैक्स भी होता है। और या फिर ये वाला कि वह प्रजन से बलि प्राप्त करता था और उनका भला करता था। तो अगर हम यहाँ पर आपके पैडागोजी जाओ उसके अनुसार देखें तो क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हमें पैडागोजी के अनुसार देखने पड़ते हैं, तो ऑप्शन 2 वाला फिर इसका यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है सुकनासेन का उपदिष्ट है तारापीड़ पुंडरीक चंद्रपीड़ या वैशंपायन है। जो कादम्बरी जो है उसमें से आया है, जो महर्षि बाणभट्ट जान के द्वारा जो रचित है। तो इसमें सुकनासेन उपदिष्ट है। सुकनासेन ने उपदेश दिया था। तो जब उसका राज्याभिषेक होता है
तो चंद्रपीड़ जा उनको उपदेश देते हैं राज्याभिषेक के समय पर। तो मंत्री सुखनाथ जा उन्होंने दिया था ये उपदेश चंद्रपीड़ को। सुखनासीन का उपदिष्ट है चंद्रपीड़ है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है न परिचय में रक्षित न भी जन्म अभीक्षते हो शायद न रूपम अवलोकित न कुलकर्म अनुवर्तित न शीलम पश्यति सवेदग्धम गण्यति इत्यादि वर्णम की मधिकृत्य विहितम। तो ये भी आपका कादम्बरी में से ही है। राज्य लक्ष्मी जाओ उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो वो मतलब वो किसी के बारे में नहीं देखती है कि कौन धनवान है, कौन कौन गोरा है, कौन काला है, मतलब काला है। तो राज्य लक्ष्मी जाओ उसके बारे में है। जब यहाँ पर उपदेश देते हैं तब का वर्णन है। न परिचय रक्षित न जन्म अभिक्षते न रूपम आलोक्यते। तो राज्य लक्ष्मी जा उसके बारे में है ये। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 वाला लक्ष्मी। इसके बाद है सुखनासक कश्यप मंत्री आसित। ये जो सुखनास है मंत्री थे, तो किन के मंत्री थे? जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है, तो ये थे तारापीड़ के। तो सुखनास किन के मंत्री थे? तारापीड़ के। इसके बाद तारापीड़ के जो पुत्र हैं इनमें से कौन थे? तो तारापीड़ जो है इनके पुत्र थे चंद्रपीड़, या फिर कह सकते हैं कि चंद्रपीड़ के पिता थे तारापीड़। तो किसी भी तरीके से आ जाता है एग्जाम में, चाहे तो चंद्रपीड़ दे दिया जाए, पूछ ले जाए इनके पिता कौन थे, तारापीड़। अब यहाँ पर इसका उल्टा पूछ लिया गया तारापीड़ के पुत्र, तो ये चंद्रपीड़ है। तो कौन है? चंद्रपीड़ है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है 5 आ जाता है। क्वेश्चनों की संख्या इसमें जो है कितनी है? तो ये 10 है सर इसमें क्वेश्चन। तो इसमें है कि यौन आरंभे चैप्राय है शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापी कालुष्यता बुद्धि इत्यादि उक्ति कम कथ्यते। यह भी आपका जो कादम्बरी है उसमें से लिया गया है कि यौन के आरंभ में अनेक प्रकार के शास्त्रों के द्वारा मतलब पवित्र करने पर भी जो बुद्धि है वो खराब हो जाती है, निर्मल हो जाती है। तो ये उक्ति जो है किनकी है? तो उत्तिम कह कथ्यति, ये कहते हैं सुखनास। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए वाला, एक वाला सुखनास है। इसके बाद है सुखनास उपदेश तस्मिन इति कस्मिन काव्यास्ति सुखनास उपदेश। तो कादम्बरी का ही भाग है, पूर्वार्ध भाग सुखनास उपदेश है, नरसिम्हा भट्ट के द्वारा जो रचित है। तो किसका है इसमें? जो ऑप्शन 2 में है यहाँ पर कादम्बियाम। इसके बाद है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया इति श्लोकांश कस्य नाटकस्य अस्ति। ये श्लोक है किनका है? जो ऑप्शन 4 में आए है, अर्थात अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसमें से आए चतुर्थ अंक में से मृष्टिकाल दास के द्वारा जो रचित है कि कन्या जो होती है निश्चय प्रायधन होती है, इस प्रकार का श्लोक आता है इसमें। तो कहाँ से लिया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम में से। राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में इसमें बताया गया, इनकी प्रेम कथा के बारे में। इसके बाद है विचिंत्यन्ति ये तन्य मानसः इत्यादि उक्ति का उक्तवान। तो ये क्या है? उस समय की बात है जब महर्षि दुर्वासा जो ऋषि है ये शकुंतला के घर जाते हैं, द्वार पर आते हैं, और इनका ध्यान जो है शकुंतला का दुर्वासा ऋषि की तरफ नहीं जाता है। तब ये जो है फिर गुस्सा हो जाते हैं और उनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिनके ख्याल में खोई हुई हो तुम उनको ही भूल जाओगे। तो फिर ये मतलब श्राप देते हैं ये वाला। तो दुर्वासा ऋषि जो उन्होंने दिया था शकुंतला को, तो जिसने के द्वारा दिया गया था दुर्वासा ऋषि के द्वारा। इसके बाद है शकुंतला कया सह पति गृहम प्रेषिता। शकुंतला जब अपने पति के घर के जाती है तो इनके साथ कौन गई थी? कौन गई थी शकुंतला को इनके घर तक छोड़ने? तो ये गई थी गौतमी। ऑप्शन 3 में जो है, तो ये गई थी गौतमी। इसके बाद पातुन प्रथम वेश्यति जलम युष्माश्व पितेश्व इत्यादि श्लोक के संबंधित है काश्यप। तो यहाँ पर जो काश्यप ऋषि है इनके द्वारा किन के बारे में बताया गया था? पातुन प्रथम वेश्यति जलम युष्माश्व पितेश्व, कि तुम्हें जल पिलाई बिना जो स्वयं जल नहीं पीती थी। तो ये काश्यप ऋषि आ जाए या महर्षि कर्णव आ जाए, बात एक ही है, इनका नाम था एक काश्यप। कहीं पर आपको काश्यप देखने को मिल सकता है, कहीं पर कर्णव देखने को मिल सकता है।
तो वहाँ के जो पेड़ पौधे जो थे तपोवन के, तो ये उनके बारे में है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। इसके बाद है शुश्रूषा गुरुण कुरु प्रिय सखी वृत्तिम से पतंजलि भर्तु हुए प्रकृतापि रोषणतया माँ संप्रतिपम गम है इत्यादि उक्ति काश्यपेन काम प्रतियुक्ता। तो ये भी आपका ज्ञान शकुंतला में से ही दिया गया है कि जब तुम आप पति के घर जाओगे तो वहाँ पर जो तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारी जो सखियाँ हैं, या वहाँ पर जो काम करने वाले नौकर चाकर हैं, तो तुम उनके साथ अच्छा से व्यवहार करना। ये नहीं है कि तुम उनके ऊपर रोब जमाओ। तो इत्यादि उक्ति काश्यपेन काम प्रति उक्ता है। तो किसके के प्रति कही थी? शकुंतला के प्रति। जैसे जब लड़की विदाई होती है तो उनके माता पिता कहते हैं कि तुम ऐसे काम ना करना कि हमें तुम्हारे उलाहने सुनने पड़े। तो इस प्रकार की बातें जवाब उपदेश यहाँ पर ये देते हैं। तो ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा शकुंतला। इसके बाद है यहाँ पर श्लोक आता है, इसमें भी सिद्धि साधे सत्तामस्तु प्रसादम तस्य धुर्जटे है। तो ये जो है इति मंगलाचरण कस्य ग्रंथस्य अस्ति। मंगलाचरण है तो किसका है? हितोपदेश का है। नारायण पंडित के द्वारा जो रचित है हितोपदेश। प्रश्नोत्तर विष्णु शर्मा का है और हितोपदेश नारायण पंडित जाहुन का है। तो उसका क्या है? मंगलाचरण है। तो किन का है? ऑप्शन 3 अर्थात हितोपदेशस्य है। इसके बाद है हितोपदेशस्य ग्रंथ क्या लिखित है। अभी इनके बारे में पूछ लिया गया है, यहीं से या क्वेश्चन आ गए हैं 4-5। और ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा नारायण पंडित। तो किन के द्वारा रचित है? नारायण पंडित जैन के द्वारा। इसके बाद फिर इसमें कितने भाग हैं हितोपदेश में? हितोपदेश इसमें 4 भाग है। जैसे प्रश्नोत्तर में 5 भाग होते हैं, तो हितोपदेश में 4 है। तो कितने भाग है इसमें? 4 है, 4। इसके बाद फिर ये टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है उसके क्वेश्चन है। पैडागोजी जो होती है, तो यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। तो इसका पूर्ण प्रपत्र क्या है? पूर्ण प्रपत्र मतलब इसकी जो फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP का मतलब क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि 1986 के स्थान पर आई थी, तो 2021 का क्वेश्चन पेपर है 2021 का, उसी समय आई थी 2020 की। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था इसमें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षार्थी का वास्तविक परिणाम क्या है? वास्तविक परिणाम होता है अनुक्रिया वाला, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। साथ में इंग्लिश में है, किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद है छात्र विद्यालय में कैसे सीखते और विकसित होते हैं? तो अंतःक्रिया जो होती है उसके द्वारा। उसके बाद है RTE जो है होता है RTE, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पूर्ण प्रपत्र क्या है इसका? तो राइट टू एजुकेशन आपने पढ़ा होगा, तो यह है राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो क्या है? राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो ऑप्शन 4 में है। शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा अधिकार अधिनियम, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जरूरी नहीं आपको यहाँ पर आ गया है तो और किसी एग्जाम में ना हो, कहीं पर भी आपको देखने को मिल सकता है, आपकी नॉलेज के लिए है। कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स, इंग्लिश में अगर आए इस व्हाट इज कॉल्ड, ये हाँ ये अलग है, ये है इसका राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, मतलब शीत समकालन क्या है? शीत समाकलन है हाथ और उंगलियों का समन्वय, हाथ और उंगलियों का समन्वय। इसके बाद है शिक्षा में नाटक और कला के क्या लाभ है? तो इससे जो छात्र हैं वो बेहतर शिक्षार्थी बनते हैं, क्योंकि नाटक हो गए, जैसे आप कोई TV पर फिल्म वगैरह देखते हैं, तो उसे आप चाहे आज की फिल्म देखी हो चाहे 10 दिन बाद भी पूछ लो, तब भी आप सारी स्टोरी उसकी एकदम से सुना दोगे। तो इसी प्रकार से अगर कोई काम आप नाटक के माध्यम से सीखते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है, या फिर आप प्रत्यक्ष देखते हैं कहीं पर जाकर कोई वस्तु। इसके बाद है मातृभाषा सीखना, ये एक प्रकार है, तो किसका है? मूल भाषा अर्जन का।
तो किसका प्रकार है? मूल भाषा का। इसके बाद है इनमें से कौन सा पहला कौशल है जो एक बच्चा जीवन में सीखता है? तो यह है सबसे पहले सुनने का काम, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, छोटा होता है, तो वो क्या है, सिर्फ सुनकर ही सीखता है। सुनना, बोलना तो बाद में आता है उसके पास। पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर काम लिखने का करेगा। लिखने का काम बाद में होता है। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना। तो सबसे पहला काम है ये। तो यहाँ पर इनके कुछ इग्नोर वगैरह किया गया है। तो ये क्वेश्चन गलत थे, तो इसी कारण से इनको जो है यहाँ से निकाल दिया गया है। इसके बाद है एक समावेशी कक्षा, सामान्य शिक्षा कक्षा है। तो एक समावेशी कक्षा सामान्य शिक्षा कक्षा है जो ऑप्शन 1 में दी गई है, जिसमें विकलांग या विकलांग छात्र एक साथ सीखते हैं। तो समावेशी शिक्षा वही होती है जहाँ पर किसी गरीब अमीर या कोई विकलांग है, मतलब सभी छात्र जो है एक साथ पढ़ते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर था जो DTPSP द्वारा लिया गया था। और नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है वो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।